तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अब व्यक्ति की आज़ादी को नदी बताकर आप उसे सीमा में बांध तो सकते हैं, यह काफ़ी आसान है, लेकिन मुश्किल है उसकी सीमा का दायरा तय करना। निर्णायक शब्दों में कहें तो हम अव्यक्ति की आज़ादी को नदी बताकर परिभाषित नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब आपको आज मिलेगा, वो भी सविस्तार, क्योंकि आज का हमारा विषय अव्यक्ति की आज़ादी की परिभाषा। दोस्तों, सामान्यतः परिभाषा में परिभाषित शब्दों की परिभाषा को पूर्णतः परिभाषित करने में अक्सर पीछे रह जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी चीज को परिभाषा की परिधि में पकड़ने का प्रयास आपकी अपरिपक्वता को ही परिलक्षित करेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये आपको आगे समझ में आएगा। उदाहरण के लिए आप जनतंत्र को ले लें। अब जनतंत्र की जिस जग प्रसिद्ध परिभाषा से हम सब वाकिफ हैं, जिसे हम जानते हैं, वो है जनता ने जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया तंत्र, यानी कि जनतंत्र। है ना कितनी शानदार परिभाषा, जिसकी एक ही लाइन में तीन तीन बार जनता जनार्दन का जिक्र आया है। लेकिन अब इसे मुसीबत कहिए या फिर विडंबना कि जिस जनता ने जनतंत्र के माध्यम से जनतांत्रिक सरकार चुनी, वही जनतांत्रिक सरकार जब सत्ता में आती है तब उसके मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हैं। किस चीज की? गोपनीयता की। किससे? जनता से। है ना कितनी अजीब और अपच वाली बात। भला जनता ने जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के मंत्री जनता से ये गोपनीयता बनाए रखने की कैसी शपथ ले रहे हैं? फिर जनतंत्र की उस परिभाषा का क्या हुआ जिसमें तीन तीन बार जनता का जिक्र कर उसके इर्द गिर्द जनतंत्र को बुना गया? आखिर इससे बड़ा विरोधाभास और क्या होगा? अब देखिए, हमने शुरू किया था किस बात को लेकर कि हम अव्यक्ति की आजादी को परिभाषित करेंगे, लेकिन अब हम कहाँ खड़ा है? जहां परिभाषा की परिपूर्णता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा ना कि परिभाषा है, परिभाषा में परिभाषित शब्दों की परिभाषा को पूर्णतः परिभाषित करने में अक्सर पीछे रह जाती है। इसलिए किसी भी चीज को परिभाषा की परिधि में पकड़ने का प्रयास आपकी अपरिपक्वता को ही परिलक्षित करेगा। खैर, अब जब बीड़ा उठा ही लिया है कि अव्यक्ति की आजादी को डिफाइन करना है, तो थोड़ा और जोर लगाते हैं। लेकिन अव्यक्ति की आजादी को परिभाषित करने से पहले आइए हम परिभाषा क्या है इसे समझते हैं। हमने परिभाषा की खामियों को तो देख लिया, अब परिभाषा क्या है इसको समझते हैं। तो इसे समझने के लिए मेरा आपसे सवाल होगा कि आप मुझे बताइए, स्कूल की परिभाषा क्या होती है? अगर मैं आपको ठीक से सुन पाया तो आपने कहा कि एक इमारत, शिक्षक, विद्यार्थी, क्लासरूम, बेंच, ब्लैकबोर्ड आदि का समुच्चय स्कूल। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि घर की परिभाषा बताइए, तो आप क्या कहेंगे? चार दीवारी, एक छत। तपाक से आपने जवाब दे दिया इसका। तो कुल मिलाकर जब मैंने आपसे किसी चीज की परिभाषा पूछी तो आपने उस चीज के विभिन्न आयामों को समेटते हुए से मूर्त रूप देने की कोशिश की। तो इससे बात यह निकलकर सामने आई कि जब हम किसी चीज को परिभाषित कर रहे होते हैं तब हम उस चीज को मूर्त रूप देने की कोशिश, यानी उसे आकार देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी चीज को आकार दे रहे होते हैं ना, तब हम दरअसल उस चीज को सीमाओं से बांध रहे होते हैं। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज को परिभाषित करने का मतलब होता है उस चीज को बांधना। समझ रहे हैं? एक आखिरी सवाल, आजादी का मतलब क्या होता है? मुक्ति। और मुक्ति क्या होती है? बंधन की विरोधी। चलिए जाते हैं पीछे। परिभाषा क्या होती है? बंधन। अभी हमने क्या कहा? आजादी क्या होती है? मुक्ति। यानी परिभाषा का मतलब होता है बंधन और आजादी का मतलब होता है मुक्ति, लेकिन बंधन और मुक्ति है एक दूसरे के विरोधी, यानी आजादी और परिभाषा भी हुई एक दूसरे की धुर विरोधी। समझ रहे हैं? यानी कुल मिलाकर यह अर्थ निकलता है कि जब परिभाषा बंधन का प्रतिनिधित्व कर रही हो और आजादी मुक्ति की, तो फिर आजादी को परिभाषित करने का सवाल ही कहां उठता है? क्योंकि आजादी का मतलब ही होता है बंधनों से मुक्ति, और जब आजादी को परिभाषित करेंगे तो आप आजादी को बंधन में डालेंगे, तो कोई लिंक ही नहीं है इसका ना। इसलिए मैंने कहा कि किसी भी चीज को, फिर वो अव्यक्ति की आजादी क्यों ना हो, को हम परिभाषित नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो माफ करना, आप खुलेआम अपनी अपरिपक्वता की नुमाइश कर रहे हैं। अब मेरा काम था आपको आगाह करके इस तरह की शर्मिंदगी से बचाना, आगे आपकी मर्जी। तब तक के लिए धन्यवाद।